तिल का ताड़ और राई का पहाड़ कैसे बनता है, चाहे सोमनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा काशी, वो सब हाशिए पे चले गए। हर जगह जाति पूछी जाती है, चुनाव में उम्मीदवार जाति देखकर किया जाता है। कहाँ कहाँ जाति हमारे यहाँ नहीं पूछी जा रही। और पहले से देश में नियम कानून कम है क्या? हम बच्चे नहीं है क्या आपके? हमें क्यों दूध नहीं पिलाया जा रहा, हमें क्यों पास नहीं लिया जा रहा, हमें क्यों प्यार नहीं किया जा रहा? ये वैसा ही मसला है, सभी भारत के नागरिक हैं। जब तक हम वोट बैंक बने रहेंगे, भेदभाव को खत्म करना मुश्किल है। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ कैसे बनता है, ये देखना समझना हो तो हिंदुस्तान में कई उदाहरण हैं, कई प्रकरण हैं और समय समय पर आते ही रहते हैं। ऐसे प्रकरण जो प्याली में तूफान लाते हैं, जमीन से आसमान एक करते हैं और पता लगता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लेकिन चुहिया भी ऐसी जो मरी हुई है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी जिंदा होने की आशंका बनी हुई है। जी हाँ, मामला बड़ा है, गंभीर है, संवेदनशील है। और वैसे भी भारत में, अपने हिंदुस्तान में, अपने प्यारे इंडिया में दो मामले ऐसे हैं जिनको छूते ही आपको करंट लग सकता है। एक है धर्म और दूसरा है जाति। जी हाँ, धर्म और जाति, दो ऐसे शब्द, दो ऐसे पहलू, दो ऐसे मसले, दो ऐसे मामले, ये तार ऐसे हैं जिनमें करंट है, छुओगे तो करंट लगेगा। ऐसे ही एक तार को झंझना दिया उच्च शिक्षा आयोग जो होता है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, उसके एक रेगुलेशन ने, जी हाँ बहुत ध्यान से समझिए, कोई कानून नहीं था ये, किसी तरीके से विधायिका द्वारा, विधायिका मतलब संसद में बनाया गया, पारित किया गया कानून जो विधेयक के रूप में फिर लागू होता है, या किसी विधानसभा द्वारा राज्य की, तो ये विधायी अधिकार है इनके पास कानून को बनाने के और बदलने के, और उसके नियम है कि कैसे बन सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं। विश्वविद्यालय का जो यूजीसी का काम है, वो तमाम उससे संबद्ध जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके लिए नियम, दिशा निर्देश और गाइडलाइन बनाना है। कानून नहीं होता। यूजीसी खुद एक कानून के तहत बनी हुई बॉडी है, एक अंग है उस समिति का। लेकिन उसने दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उसको काम करना था, और 13 जनवरी को एक ऐसा भानुमति का पिटारा खोला कि पूरे देश में सारे बाकी के विषय हाशिए पर चले गए। चाहे सोमनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा काशी, वो सब हाशिए पर चले गए। विकास की दर और आने वाला बजट भी चर्चा में नहीं आ पाया। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनका जो दर्दनाक हादसा हुआ प्लान क्रैश का, उस पर भी भारी पड़ गई ये बहस कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, ये इतने बड़े हो गए कि देश में फिर से वैसी दोफाड़ मिलने लगी कि लोग पता नहीं किस किस से मंडल और कमंडल की राजनीति से जोड़ने लगे, और 35 साल पुराना मंडल आयोग का वो जिन्न फिर से जागृत हो गया। और बहुत से लोगों को तो वही जो राजीव गोस्वामी का आत्मदाह था, वैसे दृश्य फिर से जीवंत होने की आशंका ने घेर लिया। क्या सचमुच ये मामला इतना ही गंभीर था या है, और अब उसको लेकर क्या हुआ है वो समझते हैं। जब ये बात को समझो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दरअसल इस पूरे विवाद को जन्म देने वाले उन विनियमों पर, उन दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी है, स्टे आ गया है। इसका मतलब इस तूफान को लाने वाला जो शुरुआती केंद्र था, उसका ट्रिगर था, फिलहाल उसको रोक दिया गया है। तो सबसे पहले बात को समझो में, इस पूरा जो यूजीसी का मसला है उसको समझते वक्त ये जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। यहाँ नियम है, कानून नहीं है, फिर से समझ लीजिए। और नियमों का हमारे यहाँ पर किस तरीके से पालन होता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं, खासतौर पे इस तरह के संस्थानों में दी गई। लेकिन उस पर अब नहीं जाते हैं, उस पर फिर आऊँगा मैं। अब नए आदेश तक 2012 के ही नियम लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि नए नियम शुरुआत से ही अस्पष्ट हैं, इनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पर भी जोर दिया है। और सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, या फिर हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मतलब कहाँ तो हम जाति विहीन समाज की रचना करना चाह रहे थे, और जो हमारे यहाँ कहा गया है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, वो तो बस एक जुमला बन के रह गया। वो केवल कुछ चंद वर्ग के लोगों तक सीमित रह गया, लेकिन हर जगह जाति ही पूछी जा रही है। और अब भी ये जातिहीन समाज की रचना कैसे होगी जब इस तरह के दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात तो तय है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा है, और तब तक 2012 की ही जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, वो जारी रहेंगे।
पर अब सवाल ये आता है कि यूजीसी ने अचानक ये नियम क्यों लागू कर दिए और उनको लेकर बवाल क्यों मच गया इतना। दरअसल मामला शुरू होता है साल 2016 से, जब हैदराबाद में विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र रोहित वेमुला, जी हाँ ये नाम कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को पता ही नहीं होगा क्या मामला, लेकिन जब ये मामला घटित हुआ था तो इसके ऊपर जो राजनीति हुई थी उसने पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इस आत्महत्या को बना दिया था, रोहित वेमुला की आत्महत्या। इस मामले की चर्चा देश भर में हुई। आरोप लगा कि रोहित ने संस्थागत जातिगत भेदभाव के चलते यह कदम उठाया। उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले जातिगत भेदभाव पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाने की मांग होने लगी और इस सबके बीच रोहित की मां राधिका वेमुला कोर्ट पहुंच गई। ऐसा ही एक और मामला मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में 2019 में हुआ, जहां पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली। पायल की मां आबेदा सलीम तड़वी भी कोर्ट पहुंच गई। मतलब वेमुला की माताजी और ये जो पायल तड़वी वाला मामला हुआ, इनकी माताजी भी कोर्ट ही पहुंच गई और इन याचिकाकर्ताओं ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, यौन उत्पीड़न, जाति और लिंग आधारित भेदभाव, दिव्यांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को प्रभावी ढंग से रोकना चाहिए और इसके लिए एक ड्राफ्ट तंत्र को तैयार करना चाहिए। कोर्ट के इसी निर्देश के बाद यूजीसी ने 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु यूजीसी समता विनियम 2026, जी हाँ आप ये यूजीसी के नाम से सब गाइडलाइन और कुछ लोगों ने तो कानून तक कह दिया, कानून कह के प्रचारित भी कर दिया। कानून तो खैर ये नहीं था, लेकिन इसकी जो आधिकारिक भाषा उपयोग हुई है यूजीसी समता विनियम, यानी कि रेगुलेशन इसको कहा गया है। यूजीसी का जो ये समता विनियम 2026 है इसको अधिसूचित कर दिया। यूजीसी के मुताबिक इस नियम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। ये नियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांग व्यक्तियों को किसी भी तरह के भेदभाव को लेकर सुरक्षा देता है। नए नियम को सभी विश्वविद्यालयों को लागू करना होगा। इसको कैसे लागू किया जाए इसके लिए भी यूजीसी ने एक पूरा खाका तैयार किया था, जिसको लेकर बाद में लगातार हंगामा होता रहा। अब समझ लेते हैं कि ये जो पूरा मसौदा था उसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं, कुछ छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर कि इसमें था क्या जो इतना हंगामा मच गया। एक तो इस शुरुआत में ये कहा गया था, इस पूरे जो विनियम को अधिसूचित कर दिया गया था 13 जनवरी 2026 को, उसमें कहा गया था कि समान अवसर केंद्र बनने चाहिए। तो इस पूरे विनियम को लागू करने के लिए प्रत्येक संस्थान को वंचित समूहों के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने होंगे। इसमें संस्थान के 5 फैकल्टी सदस्य होंगे और इन 5 सदस्यों के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। तो समान अवसर केंद्र बनेंगे। फिर उन समान अवसर केंद्र क्या करेंगे? समता समिति बनेगी। संस्थानों के समान अवसर केंद्र को एक समता समिति बनानी पड़ेगी। तो पहले समान अवसर केंद्र बनेगा, वो समता समिति बनाएगी। तो समता समिति जो बनेगी इसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। मतलब जो भी कॉलेज है या विश्वविद्यालय तो उसके जो प्रमुख होंगे वो उसके डिफॉल्ट अध्यक्ष होंगे और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांगों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होगा। मतलब पहले जो केंद्र बनेगा उसमें कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन ये जो समिति बनेगी इसमें आरक्षण होगा और पदेन अध्यक्ष जो संस्थान के प्रमुख होंगे वो होंगे और इस समिति में कुल 10 सदस्य होंगे। ऐसा प्रावधान उस विनियम में था। उसके आगे समता समूह की बात की गई कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में निगरानी रखने तथा परिसर में किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए एक छोटी इकाई भी गठित होगी जिसे समता समूह का नाम दिया जाएगा और ये इकाई निगरानी रखने का, मॉनिटरिंग का, विजिलेंस का काम करेगी। इसके अलावा समता दूत भी बनेंगे भाई साहब। समता दूत क्या करेंगे? वो विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में समता दूत के रूप में कोई भी उल्लंघन कर रहा होगा उसकी सूचना देंगे। मतलब इन्फॉर्मर्स होंगे, मैसेंजर्स होंगे, पत्रकार होंगे, जासूस होंगे, कुछ भी कह लीजिए, पर वो समता दूत कहलाएंगे। और जांच के दौरान किसी पीड़ित या गवाह बने कर्मचारी या अध्यापक को उत्पीड़न या प्रतिशोध के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, ये प्रावधान था। और जो दूत होंगे वो इन्फॉर्मर्स का काम करेंगे, मैसेंजर्स का काम करेंगे, तुरंत सूचना पहुंचाएंगे कि इस तरह का भेदभाव हो गया और इस पर एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में दाखिले के समय सभी छात्रों को किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करने के लिए घोषणा पत्र देना होगा। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास आवंटन, कक्षाओं या मेंटरशिप समूहों के चयन में किसी भी तरह का भेदभाव न हो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ हो। छात्रों के लिए लगातार 24 घंटे चलने वाली समता हेल्पलाइन भी बनेगी और इस भेदभाव को रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना भी अनिवार्य होगा। ये सब ये जो
आया था विनियम जो अधिसूचित कर दिया गया था, उसमें ये सब प्रावधान थे। अब समझना ये पड़ेगा कि इसका विरोध क्यों हो रहा था, इसका इतना जबरदस्त विरोध की सोशल मीडिया पर। और बड़ी बात ये हुई इस पूरे विरोध में, सरकार के पक्ष में कट्टर सरकार का पक्ष लेने वाले लोग, जिनको उल्हाने के तौर पर, तंज के तौर पर, चिढ़ाने के तौर पर, भड़काने के तौर पर भक्त कहा जाता है, वो सारे भक्त भी एक कतार में खड़े होकर इस विनियम का विरोध करने लगे, सरकार का विरोध करने लगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सरकार के जबरदस्त प्रशंसक रहे और उनको सरकार के विरुद्ध बोला हुआ कुछ पसंद नहीं आया, इस पर दोस्तियां टूटने, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने तक के मामले हुए, पर वो सारे लोग भी इस पूरे मामले पर सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। दरअसल 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए नियमों का पहले सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ और देखते देखते ये विरोध प्रदर्शन जगह जगह फैलने लगा। मामला बढ़ते बढ़ते वापस सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, जहां इसे चुनौती दी गई। इन नियमों का विरोध मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के यानी सवर्ण लोगों के द्वारा, यानी जिसको तथाकथित रूप से अगड़ी कहा जाता है। ऐसे तो अगड़ा पिछड़ा होना नहीं चाहिए, पर सच है, हम भी जानते हैं हर जगह जाति पूछी जाती है, चुनाव में उम्मीदवार जाति देखकर किया जाता है, कहां कहां जाति हमारे यहाँ नहीं पूछी जा रही। और पहले से देश में नियम कानून कम है क्या? आप क्या केवल कानून या इस तरह के नियम, जब कानून नहीं बदल पा रहा तो नियम कानून तो संविधान प्रदत्त में S4 का गठन कर दिया ताकि इस रेगुलेशन, इस विनियम के खिलाफ संगठित होकर विरोध किया जा सके। और विरोध करने वालों के तर्क क्या है वो भी समझ लेते हैं, उनका पक्ष भी सुनना जरूरी। भारत में हर पक्ष सुना जाता है, हम भी सुनेंगे। विरोध करने वालों को यह डर है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही ओबीसी को भी इन नियमों में सुरक्षा देने का विरोध हो रहा है। पहले इसमें ओबीसी नहीं था, बाद में ओबीसी जोड़ा गया और ज्यादा बवाल वहीं से शुरू भी हुआ। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और नियमों से वंचित छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। विवाद बढ़ने के साथ साथ मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया और इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका में विनियम 3C को चुनौती दी गई। 3C में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा की गई है और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के साथ केवल जाति के आधार पर भेदभाव को परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह परिभाषा गैर समावेशी है, मतलब अगर भेदभाव होगा तो इन्हीं के साथ क्यों होगा भाई, सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये किसने कह दिया? और नहीं होता है क्या इसका कोई पुख्ता प्रमाण है? अगर रोहित वेमुला के साथ हुआ है तो किसी शर्मा वर्मा, किसी जोशी, किसी ब्राह्मण के साथ भी हुआ होगा, किसी अग्रवाल, किसी सबके साथ हुआ होगा। तो क्या केवल सरनेम देखकर ही भेदभाव हो रहा है या भेदभाव हो गया तो उसको इस तरीके से, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। भेदभाव होना ही गलत है, फिर वो जाति के आधार पर हो रहा हो, धर्म के आधार पर हो रहा हो, लिंग, और ये तो हमारे संविधान में लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब लोग उसको नहीं मान रहे तो विनियम को कैसे मानेंगे? और विनियम का दुरुपयोग नहीं होगा इसकी भी कोई कारण। ऐसे तो दहेज कानून का भी खूब दुरुपयोग हुआ। ऐसे तो SC/ST एक्ट जो है उसी के तहत कितने झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। सवाल गंभीर भी है और गहरा भी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह प्रावधान गैर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को शिकायत निवारण और संस्थागत संरक्षण से वंचित करता है। मतलब एक पक्ष की तो पूरा ध्यान रखा गया और दूसरे पक्ष का नहीं रखा गया। तो एक का ध्यान रखने के चक्कर में कहीं दूसरे को उपेक्षा का, वही माँ एक बच्चे को ज्यादा दुलार करती है तो दूसरे बच्चे को लगता है कि भाई हम बच्चे नहीं है क्या आपके, हमें क्यों दूध नहीं पिलाया जा रहा, हमें क्यों पास नहीं लिया जा रहा, हमें क्यों प्यार नहीं किया जा रहा। ये वैसा ही मसला है, सभी भारत के नागरिक हैं। अगर आप एक को ज्यादा दुलारोगे क्योंकि बरसों से उनका शोषण होता रहा तो दूसरे को लगा होता रहा होगा भाई हम भी चाहते नहीं हो, लेकिन हमारे साथ इसकी वजह से तो शोषण नहीं होना चाहिए कि इनके साथ बहुत शोषण हुआ है ना। प्रश्न गंभीर। यह भी दावा किया गया कि यह प्रस्ताव संविधान के तहत दिए गए कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये सब याचिकाकर्ता ने कहा है, मैं केवल यहां पर आपको बता रहा हूं, बात को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 1 और 21 को शामिल किया गया है और याचिकाकर्ता ने सरकार और UGC से मांग की है कि विनियमों के तहत समान अवसर केंद्र, समता हेल्पलाइन, जांच तंत्र विनियम 3C पर उचित पुनर्विचार के साथ सभी को बिना किसी भेदभाव के लिए इस पर लागू करना चाहिए। मतलब लागू करने में दिक्कत याचिकाकर्ता भी नहीं मानता, पर वो कहता है कि भेदभाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। 2012 के पुराने नियम ही लागू होंगे। एक दिलचस्प बात और है, एक दिलचस्प बात यह कि सरकार अभी जो नए प्रयोग करना चाहती है, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है, उसमें तो UGC, AICTE और NCTE इन 3 बड़े संस्थानों को मिलाकर एक ही संस्थान, एक ही प्रभावी निकाय बनाने का, एक ही प्रभावी संस्थान बनाने का प्रावधान करने की बात चल रही है। और उसके ड्राफ्ट पर, उसके मसौदे पर UGC के ही पूर्व चेयरमैन M जगदीश भारत भर में घूम घूम कर विचार मंथन कर रहे हैं और मोटे तौर पर यह खाका तैयार भी हो चुका है।
तो जब यूजीसी का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो क्या ये नियमावली का भी अस्तित्व रहेगा? है ना बड़ा प्रश्न। ये बड़ा प्रश्न है। तो फिर ये सारा बखेड़ा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी, कोर्ट का आदेश था, उसका उल्लंघन भी नहीं हो सकता। उसका उल्लंघन करने पे यूजीसी पे सवाल उठते कि भाई कोर्ट ने कह दिया था तो आपने जारी क्यों नहीं किया? लेकिन जब सभी संस्थाओं को एक होना है तो क्या ये प्रभावशील रहेंगे? एक वो प्रश्न था। फिलहाल ये पूरे बवंडर को, इस पूरे तूफान को थामने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दखल अहम है, क्योंकि उसी के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही ये यूजीसी ने काम किया। तो आपको मोटे मोटे बात ये समझना है कि वेमुला और तड़वी के बाद मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने कहा कि दिशा निर्देश बनाओ, दिशा निर्देश की मामला और फाइल पता नहीं कहाँ कहाँ सरकारी तंत्र में घूमती रही, और अचानक वो जैसे जिन्न निकल आता है वैसे ही वो जिन्न प्रकट हो गया, जैसे अलमारी से एकदम से प्रेत निकल आते हैं वैसे निकल आया। और 13 जनवरी को जब वो आया तब से देश भर में बवाल मच गया, और मैं तो देख के आश्चर्यचकित था। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग, भाजपा से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग विरोध कर रहे थे, और बाकी लोग तो कर ही रहे थे। लेकिन हाँ, दिलचस्प बात यह है कि राजनेता और पक्ष और विपक्ष दोनों चुप थे। क्यों चुप थे? सवाल वोट बैंक का है। वोट बैंक बड़ा है, भेदभाव हो नहीं हो वो छोटा है। वोट बैंक के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। देश में वोट बैंक की राजनीति ने जो नुकसान किया है, दरअसल इन सारे भेदभावों की जड़ में भी आप जाएंगे तो वही है। जब तक हम वोट बैंक बने रहेंगे, भेदभाव को खत्म करना मुश्किल है। सबसे पहले वोट बैंक और वोट बैंक की राजनीति पर प्रहार करना होगा। कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही मामला है? अगर आपको लगता है तो टिप्पणी जरूर कीजिएगा। लेकिन यूजीसी के जो नियम थे नए, उनसे मचे इस पूरे विवाद और हंगामे को, बात को समझने और समझाने की हमने कोशिश की है। मसला केवल इतना था कि सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि भाई ये भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर कोई छात्र या छात्रा फांसी पर लटक जाए, कोई मेडिकल की छात्रा, कोई होनहार छात्र, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक सुर में इसका विरोध होना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए जो निर्देश दिए गए, उनका पालन करते हुए जो गाइडलाइन आई, उसमें दूसरे पक्ष को लगा कि कोई छात्र केवल इसलिए कि मुझसे जलता है, केवल इसलिए कि उसके साथ खेल के मैदान पर मेरा कोई झगड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसके अंक मेरे से ज़्यादा आते हैं, इस वजह से अगर इस नियम का उपयोग करते हुए मेरे खिलाफ शिकायत कर देगा तो मैं क्या करूँगा? इस असुरक्षा की भावना से वो लोग भर गए जो इसका विरोध कर रहे थे। बहरहाल अब शायद ये विरोध शांत हो, क्योंकि इस वक्त इस मामले पर एक अर्ध विराम लगा है। लेकिन इसको पूर्ण विराम इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जब जब वोट बैंक की राजनीति हावी होगी तो इस फाइल को ठंडे बस्ते से निकालकर गरम चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या हो, आप भी अपने सुझाव दीजिए। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।